हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं यू यांग चाओ ने अपनी सिस्टर को खोया है और वो बहुत ज्यादा दुखी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में और कह रहा है कि जिसने मेरी सिस्टर की जान ली है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसमें से एक लड़का कहता है हमें माफ कर दीजिए, ये हमारी गलती थी। हम देखते हैं उसी टाइम वो गुस्से में चाकू निकालता है और वो उसे चाकू मारने वाला है, लेकिन बीच में ही मू जिन्याओ आ जाती है और वो चाकू उसे लग जाता है। ये देख के यनजाओ के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन मू जिन्याओ को चक्कर आ जाता है। तभी येन जिन्याओ कहता है कि इन्हें छोड़ना मत और वो उसे उठा के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि मू जिन्याओ उसके घर पे है और वो स्टीम बंस खा रही है। तभी ये जिन्याओ कहता है खाओ जल्दी, क्या कर रही हो तुम। तभी वो सामने खड़ी लूके से कहता है जल्दी से खिलाओ और लूके उसे खिलाने में उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। वो बार बार उसे खिलाती है। तभी उसके पास ये जिन्याओ आ जाता है जो उसे कहता है तुम खा क्यों नहीं रही हो, मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूँ जो तुमने मेरी बहन के साथ किया। और मू जिन्याओ ये देख के खुद ही बंस खाने लगती है। तभी उसे वॉमिट हो जाती है। ये देख के ये जिन्याओ कहता है जो तुमने मेरी सिस्टर के साथ किया वो तो मैं तुमसे हासिल करके ही रहूंगा। तभी मू जिन्याओ कहते मुझे पता है मैंने क्या किया है, मैंने स्टीम बंस में कोई भी पॉइजन नहीं डाला था, प्लीज मेरा यकीन करो। तभी वो वहाँ रखा वाइन का गिलास उसके मुंह पे फेंक देता है, ऊपर से पूरी बॉटल वाइन की उसके सिर पे उड़ेल देता है और उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम पछताओ और तुम रिग्रेट करो कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, अब नील डाउन हो जाओ यहाँ पे। तभी वो बेचारी बहुत ज्यादा हर्ट होते हुए वहीं जहाँ पे शीशे गिरे हुए हैं वहीं पे नील डाउन हो जाती है और उसके घुटनों में तो चोट भी लग जाती है। ये देख के यन चाओ भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वही टेबल पे वो अपना हाथ मार देता है और वो उसे कहता है कि तुमने जो मेरी बहन के साथ किया है वो तो मैं तुमसे आराम से वापस ले ही लूंगा, मैं तुम्हें एक बार नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें बार बार मारूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। देखते हैं मू जिन्याओ अब उन शीशों को साफ कर रही है। तभी दूसरी तरफ ये जिन्याओ अपने रूम में आ जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी है और वो अपनी सिस्टर शाओलिन को याद कर रहा है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई। उसे याद आता है कि कैसे शायद उसे स्टीम बन दिए गए होंगे और वो अपने लैपटॉप में देखने लगता है कि सच में मेरी सिस्टर ने वो स्टीम बन खाए थे। तभी वो वापस से मू जिन्याओ के पास जाने लगता है। हम देखते हैं मू जिन्याओ नीचे है और उसके साथ लूली जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ये जिन्याओ आ जाता जो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम किसी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, इसे मैं इस घर में खुद लेके आया हूँ तो इसके साथ जो भी अच्छा होगा या बुरा होगा वो मैं करूंगा, चाहे इसे टॉर्चर ही क्यों ना करना होगा। तभी वो उसे खींच के बाहर ले जाता है। उसकी स्कर्ट में खून भी लगा है उसके घुटनों की वजह से। तभी वो उसे नीचे गिरा देता है और वो उसे कहता है मुझे तुम्हें साफ करना होगा और वो पाइप के बहुत ही ज्यादा प्रेशर से उसे साफ करने लगता है। उसके ऊपर पानी फेंकता है। वो चिल्ला रही है प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता। बाद में वो पाइप फेंक देता है। मू जिन्याओ बहुत ज्यादा डरी हुई है और ठंडे पानी की वजह से उसे ठंड भी लग रही है, लेकिन ये जिन्याओ कहता है कि ये तुम डिजर्व करती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूली अपना ड्रिंक कर रहा है और उसे फोन पे दिखता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये जिंग सिटी की सबसे रिच फैमिली की डॉटर है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो अंदर आती है और वो उस डॉटर का फेस देख के कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके मॉम एंड डैड कार एक्सीडेंट में मर गए और यही जिंदा बची है। ये तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हम देखते हैं कि मू जिन्याओ रूम में बैठी हुई है और वो बहुत ज्यादा दुखी है। उसे लगता है कि उसके पास लूली फिर से आ रहा है। तभी वो एक चाकू लेती है और चाकू से मार देती है और वो चाकू ये जिन्याओ को लगता है और वो डर जाती है। तभी वो कहता है तुमने क्या किया, तो वो कहती है मुझे लगा कि यहाँ पे लूली है। तभी वो उसे बेड पे फेंक देता है और कहता है कि आज रात को अपना डोर क्लोज रखना, नहीं तो तुम देख लेना। वो उसका गला पकड़ के उसे कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वो झटके से उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि तुम जो मर्जी करो लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और वो खुद वहाँ से चली जाती है। तभी लूली उसे जाता हुआ देख के अंदर आती है और उसे कहती है कि तुम वैसे भी ये फैमिली की सर्वेंट हो और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि ये जिन्याओ से दूर रहो, फैमिली हेड बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे दिख गया है कि तुमने ये जिन्याओ के साथ क्या किया है, ये फैमिली का हेड है और तुम ये जिन्याओ के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें मैं पुलिस के पास भेजूंगी। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन ये जिन्याओ कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये चोट मैंने खुद लगाई है। और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और वो लूके को कहता है अगर दूसरी बार तुमने ऐसा कुछ भी किया, इस घर में पुलिस आई तो तुम देख लेना।
तभी वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लूके उसकी मॉम से कहती है कि आंटी, जब से मू जिन्याओ यहाँ आई है तब से हमारी फैमिली के साथ सब कुछ गलत हो रहा है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे उसे घर से बाहर निकालना होगा, और लूके उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से, दूसरी बार अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो उस घर से चली जाती है। उसे रास्ते में लूली देख लेता है और वो हंसते हुए उसके पास जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लूके और उसकी मॉम के पास अंकल पिन आते हैं, जो कहते हैं कि मैंने मू जिन्याओ को इस घर से बाहर निकाल दिया है। तभी वहाँ पे ये यंजाओ आ जाता है, जो कहता है आपने मुझसे बिना पूछे ऐसा कदम कैसे उठाया। अंकल पिन, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि वो जहाँ भी है उसे ढूंढ के लाओ। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा, वैसे भी उसकी वजह से हमारी फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से गाड़ी लेके चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। हम देखते हैं रास्ते में लूके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे यंजाओ आ जाता है, जो उसे लात से मारता है और वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, मैंने तुम्हें एक ही बार कहा था ना इससे दूर रहो, लगता है मुझे तुम्हें ये फैमिली से बाहर निकालना होगा। तभी वो फिर से कहता है ब्रदर, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वो चिल्ला के कहता है आज के बाद ये फैमिली से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। और वो मू जिन्याओ को लेके वहाँ से चला जाता है और वो उसे काउच में बिठा के कहता है कि तुम मेरे साथ क्या गेम खेल रही हो लूली के साथ मिलके। तभी वो कहती है मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ, और वैसे भी मैं कभी ये फैमिली छोड़ के नहीं जाना चाहती। मुझे पता है मेरी वजह से मेरी फ्रेंड की जान गई है, तुम्हें जो सजा देनी है तुम मुझे दे सकते हो। तभी वहाँ पे लूली आ जाता है, जो उसे कहता है कि मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये बात बतानी होगी, नहीं तो तुम बाद में रिग्रेट करोगे, वैसे भी तुम मेरे एल्डर ब्रदर हो। तो वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वहाँ पे उसकी मॉम और लूके आ जाती है। तो वो उनको बताता है ये कोई छोटे घर की लड़की नहीं है, ये बहुत बड़े घर की लड़की है, जिंग सिटी की सबसे फेमस फैमिली की डॉटर है। इसकी मॉम एंड डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसे कुछ भी याद नहीं है। तभी ये चनियाओ कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम झूठ कह रहे हो। तो वो कहता मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, अब मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है। मू चिन्याओ अपने रूम में है। तभी उसके पास लूके आती है और जो उसे ड्रेस देती है और कहती है मुझे पता है मेरे भाई की बहुत ज्यादा गलती है, लूली मेरा ब्लड ब्रदर है और मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसके बदले तुमसे माफी मांग सकती हूँ। और देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई हूँ, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, ठीक है अब तुम रेस्ट करो। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो उस ड्रेस को पहन के ये चनियाओ के पास जाती है। तभी वो उसे देखता है और कहता है कि ये ड्रेस तुमने क्यों वेयर की है। तो वो कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी थी। तभी वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है ये ड्रेस किसकी है, ये शाओलिन की फेवरेट ड्रेस थी। और वो उसके बाल पकड़ के कहता है कि तुमने उसे मारा है, अभी इधर आओ देखो इस वीडियो को। और वो उस वीडियो को दिखाने लगता है और मू चिन्याओ बहुत ज्यादा डर जाती है। जिस वीडियो में वो टेबल पे बैठी हुई है और वो बंस भी वही है और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। वीडियो पीछे से चल रही है, उसने वो बंस नहीं खाए थे, वो बन उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। एक लड़का आया था जिसने उसके पानी के गिलास में वो पॉइजन डाला था और उसने वो पॉइजन पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी जान गई थी। यानी कि हमारी मेन लीड मू चिन्याओ बिल्कुल इनोसेंट है। तभी वो उसे उसके कॉफिन के पास लेके आता है और कहता है कि मेरी बहन भी इसी कॉफिन में रहती है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कॉफिन में रहने के बाद कैसा लगता है। और वो उसे कॉफिन में बंद कर देता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहीं पे है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो आता है और मू चिन्याओ खुद को समेटे हुए वहीं पे लेटी है। तभी वो कहता है बाहर निकलो, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं करने वाला, तुम्हें खुद से उठना होगा। और वो बहुत ही प्रॉब्लम से उठती है। तभी वो शाओलिन के कॉफिन के पास एक आदमी को खड़ा हुआ देखती है। उसे याद आता है कि अरे ये आदमी तो ये चिन्याओ का डैड है। और वो उसके पास जाती है और कहती है कि आप तो ये चिन्याओ के डैड है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। तभी वो कहता है कि अरे मुझे तो लगा था कि आप मर चुके हैं, क्योंकि फैमिली में तो ऐसा ही है। तभी वो कहता है मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये चिन्याओ को याद आता है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी, कैसे उसने नील डाउन करने के लिए बोला था और उसने शीशों में नील डाउन कर लिया था। लगता है वो इनोसेंट है, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूँ, उसने मेरी बहन को मारा है। तभी वो गाड़ी से उतर के वहाँ आता है और वो अपने डैड को देखता है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसके डैड उसके साथ खेला करते थे, उसके साथ मस्ती किया करते थे। तभी जैसे ही वो अपने डैड को देखता है, लेकिन उसके डैड वहीं चक्कर खा के गिर जाते हैं। हम हॉस्पिटल में देखते हैं उसके डैड हॉस्पिटल बेड में है। तभी वो कहता है डैड ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था आप मर चुकी
रहे हैं और वो बाहर चला जाता है। बाहर ही मू जिन्याओ बैठी है और वो उसके पास बैठ जाता है। तभी वो उससे कहता है कि ये हो क्या रहा है, ये मेरे डैड हैं और वो वहाँ क्या कर रहे थे। तभी वो कहती है कि ये जेंटलमैन शाओली के पास खड़े थे और ये उनका पर्स है और वो उसका पर्स देख के कहता है थैंक यू, तुमने मेरे डैड की हेल्प की। और वो घर चला जाता है और वो घर जाके अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम डैड कैसे मरे थे। तभी वो कहती है कि तुम्हें इतने टाइम के बाद क्यों याद आई है। तो वो कहता है कि डैड जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि अरे मिस्टर पिन, अगर ऐसा हुआ तो हमारी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी और वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि ये यिनजाओ अपने डैड के पास बैठा है। तभी वो कहता है कि डैड आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे। तो वो कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं शाओलिन को लास्ट बार देख भी नहीं पाया। तो ये यिनजाओ कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझे पता ही नहीं था आप जिंदा हैं। तो वो कहता है कि मेरे जिंदा रहने का कारण और तुमसे दूर रहने का कारण सिर्फ तुम्हारी मॉम है। तुम्हारी मॉम की वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया, मैं तुम्हें दूर से ही देखता था। तभी उसकी मॉम बाहर से सारी बातें सुन रही है। जैसे ही वो अंदर आती है तो उसके डैड उसकी मॉम को देख के वहीं पे मर जाते हैं। डॉक्टर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। वो बाद में ये यिनजाओ को बता देते हैं कि तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। वो अपने डैड को देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वहीं पे चुप हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। और डॉक्टर उसके डैड का चेहरा व्हाइट कॉफिन से ढक देते हैं। ये देख के तो वो हैरान ही हो जाता है। तभी मू जिन्याओ उसे कहती है तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो, क्या हो गया। और उसके डैड को वहाँ से ले जाया जाता है। जैसे ही उसके डैड को वहाँ से ले जाया जाता है वो बहुत ज्यादा रोता है और वो नीचे बैठ के चिल्लाता है डैड ऐसा कैसे हो सकता है डैड। और उसको सहारा देने के लिए मू जिन्याओ वहाँ खड़ी है। तभी वो अपने मॉम के पास जाता है और कहता है आपने हमसे झूठ क्यों कहा, डैड जिंदा थे। और वो अपने बेटे को झटक के वहाँ से चली जाती हैं। हम घर पे देखते हैं ये यिनजाओ उसके पास आता है और कहता है मॉम आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। तभी उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, आई एम सॉरी, तुम्हारे डैड का बाहर एक मिस्ट्रेस के साथ अफेयर था इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, मुझे उन्हें निकालना ही अच्छा लगा ताकि इस फैमिली की इज्जत बनी रहे। तभी ये यिनजाओ कहता है फैमिली की इज्जत आपने ये सब सिर्फ अपने लिए किया ना कि हमारे लिए। आप कैसा ऐसा डिसीजन ले सकती थी, एक बच्चे से उसके फादर को छीन लिया आपने। और वो उसे कहता है मुझे आपको एक न्यूज देनी है, मैं शादी कर रहा हूँ और ये रही मेरी फियोंसे। तभी वो कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अगर तुमने इससे शादी की तो निकल जाओ इस फैमिली से। तो वो कहता है मैं निकलने नहीं वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी फियोंसे है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है अगर तुमने इससे शादी की तो मैं मर जाऊंगा। हम देखते हैं कि वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा है। तभी वहाँ पे मू जिन्याओ आती है जो उसे कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझसे ऐसे भी रिवेंज ले सकते हो। तभी वो कहता है अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो मैं अपने हिसाब से तुमसे रिवेंज ले सकता हूँ, तुमसे बदला ले सकता हूँ। ये मत सोचना कि मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैं ऐसा करने वाला हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर मरी थी ना, इसलिए मैं पूरी उम्र भर तुमसे रिवेंज लेना चाहता हूँ। और वो खुद वहाँ से चला जाता है। ये सुन के मू जिन्याओ रोने लग जाती है और उसे याद आता है कि कैसे उसने उससे रिवेंज लिया था, उसे पानी गिराया था, यहाँ तक कि उसे कॉफिन में भी रखा था पूरी रात। और वो भाग के सच में जाओलिन के कॉफिन के पास चली जाती है। तभी वहाँ पे ये जिन्याओ भी आ जाता है और वो उसके पीछे ही खड़ा है। वो जाओलिन के कॉफिन के पास रो रही है। तभी वो पीछे आता है और कहता है कि अच्छा तुम्हें यहाँ आना ज्यादा ही पसंद है ना, तुम्हें अच्छा लगता है मेरी बहन को कॉफिन में देख के, मैं तुम्हें भी एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ। और वो उसे फिर से उस कॉफिन में कैद कर देता है। और मू जिन्याओ रो रही है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जाओलिन उसके पास आई है और उसने उसे उस कॉफिन से उठाया है। उसने उससे कहा है कि मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, प्लीज तुम मेरे भाई का ध्यान रखोगी। और उसे वहीं पे चक्कर आ जाता है जैसे ही उसकी आंख खुलती है और वो चिल्ला रही है आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे भाई का ध्यान रखूंगी। अभी हम देखते हैं कि ये जिन्याओ अपने ऑफिस में काम कर रहा है और उसके पास मू जिन्याओ आके कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो ब्लू कलर के गाउन में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तभी उसके पास
मामी आती है जो उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हो। तभी बाहर से आवाजें आती हैं, वो दोनों बाहर आ जाती हैं और बाहर ही ये चन्याओ भी खड़ा है। तभी उसकी मॉम एक रेलिंग के पास खड़ी है और वो कह रही है मुझे जाने दो मिस्टर पिंग, मुझे मरना है। तो ये चन्याओ कहता है मॉम बस करिए ये एक्टिंग, और वो खुद भी वहाँ से चला जाता है और मू जिन्याओ और मामी को भी वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं नीचे पार्टी चल रही है। तभी वहाँ पे मू जिन्याओ आती है जिसने ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। और तभी ये चन्याओ उसे लेने आता है और उसे खड़ा करके सबके सामने कहता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी फियांसे है और हम कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। तभी वहाँ पे लूली आ जाता है जो कहता है कि ब्रदर तुम शादी कर रहे हो, लगता है तुम्हें इसका ट्रू स्टेटस पता चल गया है और ये रिचेस्ट मैन की डॉटर है ना, तब तुम इससे शादी करने वाले हो। तो ये चन्याओ उसे घुसा मारने वाला है। तभी वो उसका हाथ झटकता है, निकाल के उसे मारने वाला है। तभी बीच में मू जिन्याओ आ जाती है और वो चाकू मू जिन्याओ को लग जाता है और लूली को वहाँ से लेके ये यंजाओ के बॉडीगार्ड्स चले जाते हैं। हम देखते हैं कि मू जिन्याओ को ये यंजाओ हॉस्पिटल ले जाता है और वो हॉस्पिटल बेड पे है। तभी वो उसके हाथ में वो वही पेंडेंट देखता है, वो शाओली का पेंडेंट है और उसे याद आता है कि ये हो क्या रहा है, ये मुझे क्यों बचा रही है। एक तरफ इसने मेरी बहन को मारा, दूसरी तरफ ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो वहाँ से घर आ जाता है और वो घर आके वही वीडियो देखता है और उसे फिर से लगता है कि इसी ने मेरी बहन को मारा है। जैसे ही वो फिर से हॉस्पिटल आता है तो वो उसे कहता है कि ये मत सोचना कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और वो उसके हाथ से उस पे लगा हुआ ड्रिप निकालने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो बेड पे है। तभी वहाँ पे ये यंजाओ बैठा हुआ है। तभी वो कहता है तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। तो मू जिन्याओ कहते हैं मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है, मुझे पता होता कि उन स्टीम बन में जहर है तो मैं उसे कभी खाने नहीं देती। तभी वो देखता है चलो अब वापस घर चलते हैं और वो दोनों गाड़ी में बैठे हैं। उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जिस वजह से वो गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। तो वो उसे अपने नजदीकी विला लेके चला जाता है और वो उसे उठा के रूम में लिटा देता है। लिटाने के बाद वो बाहर आके अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि मैं यहीं पे नजदीकी विला में हूँ और मैं कुछ दिन अपनी वाइफ के साथ यहीं पे रहूंगा। और वो ये कह के कॉल कट कर देता है। तभी उसकी मॉम लूके से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ और जितना जल्दी हो सकता है मू जिन्याओ को वहाँ से निकालने की कोशिश करो। ये सुन के लूके कहती है ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मू जिन्याओ पानी पीने की कोशिश कर रही है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुँच रहा है। तभी वहाँ पे ये यंजाओ आता है और उसे उठाता है और उसे पानी पीने के लिए देता है और वो पानी पीने के बाद गिलास वहीं पे रख के कहता है डिनर रेडी है, तुम डिनर करने के लिए नीचे आ सकती हो। और वो उठ के नीचे चली जाती है और वो डिनर खाने लगती है। तभी ये यंजाओ उसे फिर से कहता है ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, ये सब तो इसलिए है ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको और फिर से मेरी तकलीफ झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मू जिन्याओ कहती है तुम मुझे एक ही बार में क्यों नहीं मार देते, ऐसे धीरे धीरे मारने से क्या मतलब है। तभी ये यंजाओ खड़ा होता है और उसके पास जाके कहता है तुमने क्या सोच के रखा है, तुमने मेरी बहन को मारा है और मैं तुम्हें तिल तिल करके मारूंगा। उनकी ये सारी बातें ऊपर खड़ी हुई लूके सुन रही है। जैसे ही वो लूके को देखता है तो लूके नीचे आ जाती है। तभी लूके कहती है ये यंजाओ मुझे यहाँ आंटी ने भेजा है ताकि मैं मू जिन्याओ का ख्याल रख सकूं। तभी ये यंजाओ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ के पास मैं ऑलरेडी हूँ और तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी ये यंजाओ कहता है इसका ध्यान मैं खुद रख लूंगा और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये यंजाओ को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए मू जिन्याओ को कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी गवाही की जरूरत है, तुम तैयार हो जाओ। जैसे ही वो तैयार होके नीचे से आती है, उसने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहन रखी है, वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है और वो ऊपर आती है, उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है जिस वजह से वो गिरने वाली है, लेकिन ये यंजाओ उसे पकड़ लेता है। ये तो एक फिल्मी सीन है और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। तभी वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो लूली से कहता है कि ये यंजाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके
तरीके से मारूंगा। दूसरी तरफ लूली का पुलिस स्टेशन वाले इंक्वायरी कर रहे हैं और उससे पूछताछ चल रही है। तभी लूली कहता है कि आपको पता है कि मू चिन्याओ जिंगचैन सिटी की रिचेस्ट पर्सन की डॉटर है, जिनके पेरेंट्स अभी कार क्रैश में मर चुके हैं और उसे कुछ भी याद नहीं है। ऊपर से ये यंजाओ उसे बहुत ही बुली करता है, उसे टॉर्चर करता है, उसे रिवेंज लेने की कोशिश करता है। कभी उसके ऊपर वाइन फेंकता है, कभी उसे बंस खिलाता है, कभी उसके ऊपर पानी फेंकता है। तभी मू चिन्याओ का भी बयान लिया जाता है, जो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उसका हाथ पकड़ के कहती है ये यंजाओ मेरे हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। और वो उसे लेके बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी ये यंजाओ कहता है मू चिन्याओ तुमने झूठ क्यों कहा। तभी वो कहती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी गलती रियलाइज है। तुम्हें जैसे मुझे सजा देनी है तुम दे सकते हो, मैं तुम्हारी पहुंच से कभी नहीं भागूंगी। वो दोनों वेडिंग ड्रेस पे है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तभी वो दोनों अपने प्रोमिसेस ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये यंजाओ की मॉम आ जाती है, जो उसे कहती है तुम इससे शादी नहीं कर सकते, मैं इसे अपनी डॉटर इन लॉ कभी नहीं मानूंगी। तभी वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और कहता है कि मॉम ये रहे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट, हम दोनों ने शादी कर ली है, अब प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं और हम अभी थोड़ी देर के बाद घर आ जाएंगे। तभी ये यंजाओ की मॉम कहती है कि तुम मेरी लाश के ऊपर से घर आओगे, और हम देखते हैं कि वो घर पे बैठी है और उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। तभी ये यंजाओ वहाँ आता है और मू चिन्याओ को कहता है कि तुमने क्या सोच के रखा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझसे शादी कर चुकी हो तो क्या तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तुम्हारी हैसियत फिर भी एक नौकरानी की तरह ही रहेगी, मैं तुम्हें पूरी तरह से सफर करवाऊंगा जो मेरी बहन ने सफर किया है। तभी हम देखते हैं कि ये यंजाओ को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम एडमिट है और वो मू चिन्याओ को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तो उसकी मॉम मू चिन्याओ को देख के पानी का गिलास नीचे गिरा देती है और पूरे रूम में शीशे ही शीशे हो जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि मुझे आउटसाइडर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन के मू चिन्याओ बाहर चली जाती है। तभी अंदर ये यंजाओ कहता है कि वो मेरी वाइफ है मॉम, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी लीगल वाइफ है। बाहर मू चिन्याओ बैठी हुई है। तभी वहाँ पे लूके आती है, जो से कहते तुम्हारी ही वजह से आंटी की आज ऐसी हालत है, तुम वैसे भी एक सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये यंजाओ से शादी करने की। तभी ये यंजाओ बाहर आ जाता है और लूके को कहता है लूके शायद तुम भूल चुकी हो कि ये मेरी वाइफ है, और हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि घर पे मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। जैसे ही ये यंजाओ और मू चिन्याओ घर पे पहुँचते हैं तभी वहाँ पे एक मैडम उन्हें अंगूठी दिखा रही है डायमंड की, और ऊपर से उसके लिए नेकलेस भी लेके आई है। और ये सब लूके और ये यंजाओ की मॉम खड़े होके देख रही है। तभी लूके कहती है कि अरे ये तो इतनी गरीब है, इसे डायमंड का क्या नॉलेज। तभी मू चिन्याओ कहती है कि ये डायमंड एक अफ्रीकन डायमंड है। तो ये यंजाओ कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले लूंगा। तो मू चिन्याओ कहती है नहीं ये बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन ये यंजाओ उसके लिए ये खरीद लेता है। दूसरी तरफ उसने उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस मंगवाई हैं। तभी मू चिन्याओ उन ड्रेसेस को देख के कहती है कि अरे ये तो कारल लेयर की ड्रेस है, ये तो फ्रांस से है, ये बहुत सुंदर है, और वो उसके लिए उसे भी खरीद लेता है। हम रात को देखते हैं मू चिन्याओ ने वही ड्रेस पहनी है। तभी ये यंजाओ कहता है कि बाहर हम पति पत्नी हैं, लेकिन मेरे रूम में तुम वही लड़की हो जिसने मेरी बहन को मारा है, और मैं तुम्हें सफर करवाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, अब इन कपड़ों को बदलो और सो जाओ। तो वो कहती है मैं कहाँ सोऊंगी। तभी वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम नीचे सोओगी, तुम क्या मेरे साथ बेड पे सोने की सोच रही हो। और वो दोनों अपनी अपनी जगह पे सो जाते। तभी एक आवाज आती है शाओली के फोटो गिरने की, लेकिन दोनों भाग के जाते हैं और ये यंजाओ उस फोटो को पकड़ लेता है और मू चिन्याओ को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के फोटो को हाथ लगाने की। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मू चिन्याओ आती है और ये यंजाओ की मॉम वहाँ बैठी है, जो से कहती है कि तुम्हारा जियांग टकियान से क्या रिश्ता है। तभी मू चिन्याओ कहती है मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, मुझे उसने किडनैप किया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से शादी करने की, और वो उसे थप्पड़ लगाने वाली है। लेकिन ये यंजाओ उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मॉम ये मेरी वाइफ है, मैं कितनी बार आपको कहूँ, और वो उसे खींच के वहाँ से ले जाता है और वो उसे रूम में कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं ये यंजाओ की मॉम लूली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ न कुछ तो पता है। तभी वो
कहता है मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो ये सुन के उसकी मॉम कहती है ठीक है, जैसा तुम कहो। हम देखते हैं कि ये यंजाओ और मू चिन्याओ घर पे हैं। तभी उसकी मॉम वहाँ पे चैन गाओजून को लेके आई है, जो कि शाओलिन का बॉयफ्रेंड है। और चैन गाओजून ये यंजाओ और मू चिन्याओ को देख के कहता है कि हेलो, मैं शाओलिन का बॉयफ्रेंड हूँ। और वो मू चिन्याओ को देख के बहुत ही ज्यादा मुंह बना लेता है, लेकिन ये यंजाओ इस बात पे ध्यान नहीं देता और वो मू चिन्याओ को वहाँ से लेके चला जाता है। चैन गाओजून को याद आता है कि ये तो वही लड़की है। तभी चैन गाओजून कहता है कि मैंने मू चिन्याओ को कहीं देखा है, मुझे याद नहीं है। हम दूसरी तरफ देखते हैं रात को चैन गाओजून शाओली के फोटो को देख के कहता है कि मुझे पता है तुम्हें किसने मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ मू चिन्याओ नीचे आई है किचन में पानी पीने। तभी वहाँ पे चैन गाओजून आ जाता है, जो उसके गले पे चाकू रख देता है और कहता है मुझे पता है तुमने ही मेरी गर्लफ्रेंड को मारा है, अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो आज मैं उससे शादी कर चुका होता। तभी वो कहती है ठीक है, मुझे मार दो, मुझे पता है मेरी ही गलती है। वैसे भी ये यंजाओ से शादी करने के बाद वो मुझे रोज टॉर्चर कर रहा है, मुझे बुली कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता है मैंने उसकी सिस्टर को मारा। इससे अच्छा है तुम मुझे एक ही बार मार दो ताकि मुझे फ्रीडम मिल सके। उनकी सारी बातें ये यंजाओ सुन लेता है और वो लाइट जला देता है। तभी वो नीचे जाता है और कहता है कि मू चिन्याओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो चैन गाओजून कहता है कुछ नहीं, मैं तो यहाँ बस पानी पीने आया था। और वो वहाँ से चला जाता है और ये यंजाओ अपने रूम में बैठ के वही सब सोच रहा है कि ये दोनों क्या बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे मू चिन्याओ आ जाती है, जो उसके लिए कॉफी लेके आई है। तो वो उसे कहता है कि तुम घर की मालकिन बनी फिर रहे हो, तुम्हें डोर नॉक नहीं करने आता, अंदर आने से पहले देखो तुमने मेरी बहन को कैसे मारा था। और वो उसे दिखाने लगता है, लेकिन वो भाग जाती है और वो बाहर खड़े होके रोने लगती है। पीछे से चैन गाओजून आ जाता है और उसका गला पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं उसने उसे किडनैप कर लिया है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा है और मैं तुम्हें भी वैसे ही मौत दूंगा। और वो ये यंजाओ को कॉल करके कहता है तुमने बहुत कोशिश कर ली मू चिन्याओ को बचाने की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपनी सिस्टर की मौत का बदला लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बदले मैं बदला लूंगा। और वो मू चिन्याओ को कहता है कि इन बंस में ये मसाला भरो और उसने उस मसाले में पॉइजन मिलाया है। कुछ देर के बाद वो ये यंजाओ को कॉल करता है, जो गाड़ी में घूम रहा है मू चिन्याओ को बचाने के लिए। तभी वो वीडियो कॉल पे उसे बताता है कि देखो तुम्हारी वाइफ वही बन खाने वाली है और इसमें पॉइजन है जो मेरी शाओलिन ने खाया था। और मू चिन्याओ उन बंस को खाने लगती है। ये यंजाओ ये देख के कहता है कि बस करो, मत खाओ, तुम मर जाओगी। लेकिन वो नहीं सुनती और वो रोते हुए उसे खाती रहती है। ये देख के ये यंजाओ बहुत तेज गाड़ी चलाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है वहाँ बंस तो है, लेकिन मू चिन्याओ नहीं। मू चिन्याओ को तो चैन गाओजून एक रास्ते से कहीं ले जा रहा है और वो उसे बीच में फेंक के वहाँ से चला जाता है। पीछे से ये यंजाओ आ जाता है, जो मू चिन्याओ को देख लेता और कहता है तुम ठीक हो, उठो। वो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल वाले उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं। बाहर ये यंजाओ खड़ा हुआ है और वो वही सब सोच रहा है कि उसने कैसे मू चिन्याओ को सफर करवाया है, कैसे टॉर्चर किया है। तभी बाहर डॉक्टर आता है, जो उसे कहती है कि आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। बंस में जो पॉइजन था वो हमें पता चल गया था, जिस वजह से ये आसान हो गया उनकी जान बचाना। तभी हम देखते हैं कि घर पे ये यंजाओ की मॉम मिस्टर पिंक से बात कर रही है और कहती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मू चिन्याओ बच गई। और उनकी सारी बातें मामी सुन लेती है। ये सब सुन के मामी अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि मैं सिस्टर इन लॉ को देखने हॉस्पिटल आ रही हूँ। जैसे ही वो बाहर आती है, बाहर उसे चैन गाओजून देख लेता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में मू चिन्यान बेड पे बैठी हुई है और तभी ये यंजाओ भी वहीं पे है। तो वो कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? तो मू जिन्याओ कहती है हाँ। तभी वहाँ पे नर्स आती है, जो उसे सूप लेके आती है और ये यंजाओ उसे सूप पिलाने लगता है और उन दोनों की आंखें भी एक दूसरे से मिल रही हैं। कुछ देर के बाद उसे याद आता है ये तो एक मर्डरर है। तो वो कहता है बाकी का सूप तुम खुद पी सकती हो। तभी उसे कॉल आता है कि चैन गाओजून ने मामी को किडनैप कर लिया है और वो कहता है कि अरे ये क्या हो गया। तभी मू चिन्याओ कहती है क्या हुआ? तो वो उसे कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। और वो बाहर जाके अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि मेरी बहन मामी को कुछ नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है उसे ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनकी सारी बातें मू चिन्याओ सुन लेती है। तभी हम देखते हैं कि शाओलिन अंदर आता है, लेकिन उसे रूम में कोई नहीं मिलता है और वो फोन करता है, लेकिन मू चिन्याओ तो फोन भी नहीं उठाती। तभी उसे वहाँ पे रखा एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा है कि मैं मामी की जान के बदले अपनी जान
जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं चैंग गाओजोन के पास जा रही हूँ ताकि मैं मामी को बचा सकूं। ये सब सुन के ये यंजाओ वहाँ से भाग के चला जाता है और कहता है ये सब हो क्या रहा है, अगर उसने किसी को भी टच किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे मू चिन्याओ चैंग गाओजेन के पास जा रही है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। तभी मू चिन्याओ चैंग गाओजेन के पास चली जाती है और उसके पास ही मामी है, तो वो उसे कहती है तुम मुझे ले जाओ, लेकिन मामी को वहाँ पे छोड़ दो। और वो उसे सच में ले जाता है और चैन गाओजेन मू चिन्याओ को झाओलिन के कब्र के पास लेके आता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अकेली है और आज तुम्हें मरना पड़ेगा उसे कंपनी देने के लिए, और वो उसे चाकू से मारने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ये यंजाओ आ जाता है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। जैसे ही वो उसे धक्का देता है चाकू उसी के पेट में लग जाता है। तभी चैंग गाओजेन कहता तुम्हें क्या लगता है झाओलिन की मौत मू चिन्याओ की वजह से हुई है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तभी हम देखते हैं मू चिन्याओ को लेके वो घर आ जाता है और वो उससे गुस्से में पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो वो कहती है मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, और उसकी आंखों में आंसू भी है। तभी ये यंजाओ कहता है अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो तुम देख लेना, तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मू चिन्याओ मामी के पास जाती है और कहती है तुम ठीक हो ना, और वो उसके हाथ पैर देखने लगती है। तभी वो कहती है ऐसी सिस्टर इन लॉ किसको मिलेगी जिसको अपनी जान की परवाह भी नहीं है, मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि अरे चैन गाओजेन की टारगेट ये थी, मेरी बेटी तो ऐसे ही किडनैप हो गई है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी ये यंजाओ कहता है कि मॉम ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप ही उसे घर लेके आई थी और वो मू चिन्याओ को मारने के बाद मुझे मारने वाला था। और वो कहता है कि मॉम आप हमसे दूर रहिए, अगर आप हमारे बीच में आई तो देख लेना। और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं ये यंजाओ की मॉम लूके को घर लाती है और कहती है कि लूके तुम्हें मू चिन्याओ को यहाँ से निकालना होगा ताकि तुम उसकी जगह ले सको, ये यंजाओ से शादी तुम कर सको, मैं तुम्हें ही डॉटर इन लॉ मानूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूके अपना काम शुरू कर चुकी है और वो ये यंजाओ के पास कॉफी लेके जाती है और कहती है कि अरे ये यंजाओ मेरी फ्रेंड का रात को एक नया कैफे ओपन हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और ये यंजाओ मान जाता है और ये सब वहाँ पे खड़ी मू चिन्याओ भी देख रही है। मू चिन्याओ अपना काम कर रही है। तभी वहाँ पे लूके आती है जो से कहती है तुम्हें पता है मैं और ये यंजाओ चाइल्डहुड स्वीट्स हार्ट हैं और मैं चाहती हूँ तुम उससे दूर रहो क्योंकि ये यंजाओ मेरा है और तुम ये यंजाओ के लायक भी नहीं हो। तभी वहाँ पे ये यंजाओ आ जाता है जो मू चिन्याओ का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम क्या सोचती हो लूके, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। और वो कहता है मैं कैफे तो जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। और वो उसे लेके बाहर चला जाता है। तभी वो उसे कहता है तुम यहाँ रुको मैं अभी आया। और वो शाओलिन के कलीग से मिलने जाता है। तभी वो कहता है क्या तुम्हें उसके डेथ के बारे में कुछ पता है। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जियांग डाकियान के पास कोई भी मतलब नहीं था तुम्हारी बहन को मारने का, तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तभी वहाँ पे मू चिन्याओ आ जाती है और वो लड़का मू चिन्याओ को देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वो मू चिन्याओ को घर ले आता है और वो कहता है कि तुम्हारा उस लड़के से क्या रिश्ता है, वो तुम्हें देख के हैरान क्यों हो गया। तभी वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वो कहता है कि अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी बाहर से एक आवाज आती है तो ये यंजाओ बाहर देखता है तो वहाँ पे एक ट्रे गिरी है। उसे लगता है किसी ने उनकी बातें सुन ली है। वो सब लोग डिनर टेबल पे हैं। तभी मामी कहती है कि मेरी बहन भी साथ होती तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती, बहुत ही खुशी होती कि हमारी फैमिली पूरी हो गई है, लेकिन अब अफसोस ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम देखते हैं ये यंजाओ अपने ऑफिस में काम कर रहा है। तभी मू चिन्याओ वहाँ आती है जो से कहती है बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। तो ये यंजाओ कहता है तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी, तुम मेरे आसपास भी मत भटको, निकलो यहाँ से। और वो उसे उस रूम से बाहर निकाल देता है। मू चिन्याओ कॉफी बना रही है। तभी वहाँ पे लूके आ जाती है और लूके उससे कहते तुम कर क्या रही हो, तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हारी हैसियत सर्वेंट की तरह है, इस घर में मिस्ट्रेस बनने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे ये यंजाओ आ जाता है जो लूके से कहता है कि लूके शायद तुम भूल चुकी हो ये मेरी वाइफ है और दूसरी बार अगर तुमने ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम देखते हैं कि मू चिन्याओ अपने रूम में बैठी है और उसे ख्याल आ रहा है कि सबको उसके बारे में पता चल चुका है और सब लोग उसे ताना दे रहा है। ये यंजाओ भी, मामी भी, उनकी मॉम भी कि तुम्हारी वजह से शाओलिन की डेथ हुई है। तभी हम देखते हैं कि लूके बाहर ये यंजाओ से बात करती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसने शाओलिन को मारा तुम उसका फेवर कैसे कर सकते हो। ये बात सुन के ये यंजाओ कहता है अगली बार ये बात मत
मत कहना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और वो अंदर चला जाता है। हम देखते हैं मू जिन्याओ शाओलिन का फोटो लेके बैठी है, तभी वहाँ पे ये यंजाओ आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो, ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि तुम इनोसेंट हो। तुम इनोसेंट नहीं हो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई है और तुम्हें सफर तो करना ही होगा। तभी वहाँ पे लूके आ जाते हैं जो उसे एक थप्पड़ लगाती है और दूसरा लगाने वाली है, लेकिन ये यंजाओ उसे रोक देता है और लूके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, तभी मामी कहती है कि अरे कल तो भाई का बर्थडे है और कल शाओलिन का भी बर्थडे है, हम अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी वहाँ पे लूके आती है जो मू जिन्याओ को कहती है कि अरे तुम कैसी वाइफ हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि कल तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे है। और मू जिन्याओ चुप हो जाती है। हम देखते हैं मू जिन्याओ खाना बना रही है, तभी वहाँ पे ये यंजाओ आ जाता है जो उसे कहता है ऐसे खाना बनाते, इसे दोबारा बना के लाओ। और वो दोबारा बनाती है, तभी ये यंजाओ कहता है तुम्हें अभी भी बनाने नहीं आता, इसे फेंको। और वो उसे डस्टबिन में फेंक के फिर से बनाती है और वो बहुत सारी डिशेस बनाती है। ये यंजाओ टेस्ट भी नहीं करता और कहता है कि अरे ऐसे बनाते हैं, इन्हें सब चीजों को फिर से बनाओ, अपने गंदे हाथों को धो के बनाना। तभी वो कहती है कि तुमने तो टेस्ट भी नहीं किया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी ये यंजाओ कहता है कि तुम्हारे हाथों से वही पंच बने थे जिस हाथों ने मेरी बहन की जान ली, इन हाथों को तो मैं बख्शूंगा नहीं, और हाँ ये सब मैं अपनी बहन के बदले के लिए कर रहा हूँ। तभी वो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो उसे रगड़ के रूम में ले जाता है और दिखाता है देखो इस वीडियो को, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई है। और वो वहाँ से भाग के चली जाती है। जैसे ही वो भी जाने वाला है तभी उसका ध्यान उस वीडियो पे जाता है। उस वीडियो में वही सब है कि अरे उसकी जान तो उसने नहीं ली थी, वो बंस तो शाओलिन ने डस्टबिन में फेंक दिए थे, वहाँ तो पानी में जहर मिलाया गया था। तभी शाओलिन वहाँ पे नहीं थी और पानी में जहर मिलाया गया था। जैसे ही शाओलिन ने वो पानी पिया था तो शाओलिन मर गई थी। फिर उसे याद आता है कि मैंने तो सच में कैसे मू जिन्याओ को टॉर्चर किया, मैंने मू जिन्याओ के साथ कितना बुरा किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसके हार्ट में दर्द होने लगता है और वो सोचता है कि मैंने उसके ऊपर पानी फेंका, मैंने उसे कॉफिन में डाल दिया, उसके ऊपर बियर फेंकी, उसे बंस खिलाए, मैंने कितना बुरा किया, जबकि उसकी तो गलती भी नहीं थी। और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हम देखते हैं मू जिन्याओ बाहर शाओलिन का लॉकेट लेके बहुत जोर जोर से रो रही है और ये यंजाओ उसे ऊपर से देख रहा है और उसे याद आता है कि कैसे उसने उसकी हमेशा जान बचाई, कैसे उसने खाना बनाया, उसने बार बार उसे खाना बनवाया, उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे उसने जान बचाई, कैसे वो दोनों साथ में थे और उसको खुद के ऊपर ही गुस्सा आने लगता है। हम देखते हैं रात को मू जिन्याओ सोने वाली है, तभी ये यंजाओ वहाँ आता है जो उसे कहता है आज मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम बैग पे सो जाओ, और वो नीचे सो जाता है। हम देखते हैं मू जिन्याओ को नींद आ जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो ये यंजाओ उसके पास है और वो उठने वाली है, लेकिन ये यंजाओ उसे पकड़ लेता और कहता है सो जाओ। तभी वो फिर से सो जाती है। जैसे ही वो दोबारा उठती है तो ये यंजाओ उसके पास में नहीं है, वो बेड से उठती है। तभी वहाँ पे लूके आ जाती है जो उसे कहती है मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये यंजाओ ने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करने के लिए की है, और वो वहाँ से चली जाती है। वो ये यंजाओ को कॉफी लेके जाती है और वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ ये यंजाओ तुम मू जिन्याओ को बाहर निकाल दो, क्योंकि जब तक मैं उसे देखती रहूंगी मुझे याद आती रहेगी शाओलिन की डेथ उसकी वजह से हुई है, उसने ही उसे मारा है और मेरे मुंह से ये सब निकल जाएगा। तभी ये यंजाओ कहता है वो मेरी वाइफ है और मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मू जिन्याओ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पे मू जिन्याओ आ जाती है जिसके हाथ में ब्रेकफास्ट है और इसे देख के लूके वहाँ से चली जाती है और मू जिन्याओ भी जाने लगती है, लेकिन ये यंजाओ कहता है इसे नीचे रख दो और तुमने कुछ सुना क्या? तो वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं सुना है। तभी वो कहता है ठीक है रेस्ट करो, मैं तुमसे कुछ देर में बात करता हूँ, और हाँ आज के बाद तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, इन कामों को करने के लिए यहाँ सर्वेंट बैठे हुए हैं। हम देखते हैं सब लोग बैठे हुए हैं। तभी मामी फिर से भाग के आती है जो अपने भाई को कहती है देखो ना भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड का ब्रदर डैड बनने वाला है, और उसकी भाभी मॉम, मुझे भी जल्दी से जल्दी नेफ्यू चाहिए ताकि आप डैड और मॉम बन जाए। यही बात उसकी मॉम भी सुन लेती है और वो मू जिन्याओ को अपने रूम में बुलाती है और कहती है कि मू जिन्याओ मैं चाहती हूँ तुम इस पिल को खाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम जैसी औरत मेरी ग्रैंडसन को पैदा करो, अब खाओ इस पिल को। जैसे ही वो पिल खाने वाली है तभी वहाँ पे ये
यंजाओ आ जाता है जो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये कौन सी दवाई है। और वो उसे खींच के वहाँ से ले जाता है और वो रूम ले जाके उससे पूछता है ये हो क्या रहा था, मॉम तुम्हें कौन सी दवाई खिला रही थी। तभी मू चिन्याओ कहती है कि कुछ नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे। तभी वो कहता है कि अपना सामान पैक करो, हम कहीं जा रहे हैं। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे उसकी मॉम फिर से आ जाती है जो उसे कहती है इस दवाई को खाओ, और वो उस दवाई को खा लेती है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तभी ये यंजाओ कहता है कि तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो, आज के बाद तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए फ्री हो। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे पता है मेरी गलती है और मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। जैसे तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया है, मैं उसी के लायक हूँ। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत की है, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके पेट में दर्द होने लगता है और ये यंजाओ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा ली है, अब आप ध्यान रखना कि ये ज्यादा मात्रा में इन चीजों को ना खाए। हम देखते हैं डॉक्टर के जाने के बाद ये यंजाओ मू चिन्याओ को कहता है क्या ये सब मॉम की वजह से हुआ है, मुझे बताओ। तो वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं वो घर जाके अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा पैदा होगा तो इसी के पेट से, अगर आपने दूसरी बार ऐसी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मॉम है। हम देखते हैं ये यंजाओ मू चिन्याओ को उसकी आंटी से मिलवाने लेके जाता है। तभी वहाँ से उसकी आंटी आती है तो मू चिन्याओ उसके पास चली जाती है और आंटी उसे कहती है अरे बेटा तुम ठीक हो, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम ठीक हो। भाई भाभी के मरने के बाद मैंने तो होप ही छोड़ दी थी, लेकिन तुम सर्वाइव कर गई। तभी वो कहती है आंटी मुझे कुछ भी याद नहीं, एक्सीडेंट में मैंने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है। तभी वो कहती है कि बेटा तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे कांटेक्ट किया, जिस वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाई। तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा काइंड है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने शादी कर ली है। तभी ये यंजाओ कहता है कि आंटी आप हमारे घर आइए। तो वो कहती है बेटा मैं शाम को आती हूँ, अभी तुम लोग घर जाओ। हम देखते हैं मू चिन्याओ घर पे खाना बना रही है। तभी वहाँ पे लुके आती है जो उस खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है और ये यंजाओ की मॉम उस खाने को गिरा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मर्जी से खाना बनाने की और किसी को बुलाने की। तभी वहाँ पे ये यंजाओ आ जाता है जो कहता है ये इस घर की लेडी है और इसका जो मन करेगा ये कर सकती है, मॉम आपको कोई प्रॉब्लम है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि शाम को ये यंजाओ और मू चिन्याओ वहीं पे हॉल पे हैं। तभी वहाँ पे आंटी आती है और वो वहाँ पे बैठ जाती हैं। तो ये यंजाओ की मॉम कहती है कि अरे हमने तो सोचा ही नहीं था कि मू चिन्याओ सच में मू फैमिली से है। तभी लुके कहती है कि हमें तो लगा था ये ग्री फैमिली से है। तभी उसकी आंटी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मू कॉर्पोरेशन की मालकिन है, भाई भाभी के मरने के बाद ये उनकी इकलौती बेटी है। हम देखते हैं ये यंजाओ को कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करता है। तभी वो बाद में आके आंटी को कहता है चलो ना मैं आपको हमारा घर दिखाता हूँ, आप देखो ना आपकी नीस कहाँ रहती है। और वो से लेके ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तभी ये यंजाओ उन्हें फोटो दिखाता है और कहता है कि आंटी ये आपका फोटो है ना। तो उसकी आंटी कहती है नहीं ये मेरा फोटो नहीं है। तो ये यंजाओ कहता है ठीक है मैं मू चिन्याओ को इस फोटो को दिखाता हूँ। तभी उसकी आंटी कहती है नहीं उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये फोटो मेरा ही है, मैं भी उस टाइम क्लाउड सिटी में ही थी, मैं ये मू चिन्याओ को नहीं बताना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो हर्ट हो, क्योंकि मुझे पता है क्लाउड सिटी भाई और भाभी इसलिए गए थे, भाभी का मैरिटल अफेयर चल रहा था, उनकी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और मैं तो 2 दिन पहले ही आ गई थी और लड़ाई के चलते ही उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे 2 दिन बाद ये बात पता चली और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई एक्सीडेंट स्पॉट में जाने की, क्योंकि मुझे पता चल गया था भाई भाभी की मौत हो चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी तक मू चिन्याओ जिंदा है। और ये सुन के ये यंजाओ भी उसकी बात पे यकीन कर लेता है। हम नीचे देखते हैं मू चिन्याओ के पास ये यंजाओ की मॉम बैठी है जो उसे कहती है कि ऐसा मत सोचना कि तुम अमीर घर से हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम मुझ पे राज करोगी। तभी वहाँ पे उसकी आंटी आ जाती है तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ मू चिन्याओ मेरे साथ कुछ दिन रहे। तभी ये यंजाओ कहता है कि ठीक है आंटी मैं भी यही चाहता हूँ, ताकि उसे शायद कुछ न कुछ बातें याद आ जाएं। तो मू चिन्याओ उसके साथ चली जाती हैं। ये यंजाओ अपने रूम में बैठा हुआ है और वो काम कर रहा है। तभी लुके वहाँ पे नाइट ड्रेस पहन के आती है और वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। तो ये यंजाओ कहता है तुम्हें समझ नहीं आता, आधी रात को तुम मेरे रूम में आ रहे हो, निकलो यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मू चिन्याओ ये यंजाओ को कॉफी लेके आई है और उसे लगता है ये लुके है और वो बिना देखे कहता है निकल जाओ यहाँ से। और जैसे ही मू चिन्याओ जाने लगती है उसके हाथ में वही कॉफी
काफी गिर जाती है और ये सब देख के ये यंजाओ बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है तुम्हें कहाँ चोट लगी, तुम्हारा हाथ ठीक है, और वो उसे फूंक देने लगता है। ये सब देख के ये यंजाओ हैरान हो जाता है। हम देखते हैं बाहर ही मू चिन्याओ की आंटी खड़ी है और जो बात कर रही है कि अरे ये यंजाओ बहुत बड़ा आदमी है, इसे हमारे बारे में जल्दी पता चल जाएगा, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी मू चिन्याओ नीचे चली जाती है और उसके दिमाग में यही सब चल रहा है कि पहले तो ये मुझे टॉर्चर कर रहा था, अब इसका ये कौन सा नया तरीका है टॉर्चर करने का, और वो रो रही है। तभी ये यंजाओ को कॉल आता है और उस कॉल में उसे सब कुछ पता चल जाता है उस आंटी के बारे में। जैसे ही वो भाग के नीचे आती है तभी मू चिन्याओ की आंटी वहीं खड़ी है, जो मू चिन्याओ को कहते तुम रो क्यों रही हो बेटा, क्या हुआ, क्या ये यंजाओ ने कुछ कहा, इस फैमिली ने तुम्हें बुली किया, कल भी मैं आई थी, मुझे ये फैमिली बहुत अजीब लगी थी, चलो मेरे साथ। और वो उसे ले जाने लगती है, लेकिन ये यंजाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि आंटी आप बिना बात किए मेरी वाइफ को कहाँ ले जा रही हैं, आपने मुझे कल भी कुछ बातें बताई थी। तभी वो कहती है कौन सी बातें, तो वो मू चिन्याओ को कहता है तुम ऊपर जाओ, रेस्ट करो, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है, और वो ऊपर चली जाती है। उसके हाथ में कुछ प्रूफ है और वो उस आंटी को कहता है आंटी आपने जो भी कहा था आपने झूठ कहा था ना। तभी वो कहती है मैंने क्या झूठ कहा, तो ये यंजाओ कहता है कि आप उस टाइम वहीं पे थी जब एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट आपने ही करवाया था, और आपने सोचा था कि मू चिन्याओ भी मर चुकी है लेकिन वो बच चुकी है, और आप मू फैमिली के पूरे एसेट्स अपने नाम करवाना चाहती थी। ये रहे प्रूफ, आप नहीं चाहती ना मैं इसे पुलिस में दूं, तो मैं चाहता हूँ कि मू फैमिली का जो भी हिस्सा बनता है, जो भी एसेट्स है, सारे मू चिन्याओ के नाम पे होने चाहिए। हम देखते हैं ये यंजाओ ऊपर आता है जहाँ मू चिन्याओ बैठी हुई है। तभी उसे एक सर्वेंट एक लेटर देता है और वो लेटर दे के वहीं बैठ जाता है। तो मू चिन्याओ कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आंटी के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि मुझे अपनी सजा यहीं पे भुगतनी है। तो ये यंजाओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, और वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन मू चिन्याओ डर जाती है। जैसे ही वो लेटर ओपन करता है उसमें एक छोटा सी बच्चे की फोटो है और साथ में एक लेटर है और उसमें लिखा है कि ये शाओलिन का बेटा है, और वो पता करवाने के लिए कहता है। जैसे ही वो उस घर में पहुंचते हैं जहां वो बच्चा रहता है, वो उस बच्चे की फोटो वहां देखते हैं जहां पे मू चिन्याओ भी साथ में है। तभी हम देखते हैं वहां पे एक ग्रैंडमा है जो बहुत ज्यादा बुरी हो गई हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि शाओलिन पिछले 6 महीनों से पैसे क्यों नहीं भिजवा पा रही है, ये तो उसका बेटा है, ये है शाओ शैन। और ये देख के शाओ शैन हैरान हो जाता है कि ये कौन है। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा ये तुम्हारे अंकल हैं और आंटी हैं, आज के बाद तुम इन्हीं के साथ रहोगे। तो शाओ शैन कहता है कि अरे नहीं ग्रैंडमा मुझे आपके साथ रहना है। तो ग्रैंडमा को खांसी आने लगती है। हम देखते हैं ग्रैंडमा वहीं पे चक्कर खा के गिर जाती हैं और ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। डीएनए टेस्ट में भी यही आता है कि शाओ शैन सच में शाओलिन का बेटा है। तभी वो भाग के ग्रैंडमा के पास जाता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडमा अपनी लास्ट सांसें जी रही हैं। तभी ग्रैंडमा शाओ शैन को कहते हैं कि बेटा आज के बाद तुम अब अपने अंकल और आंटी के साथ रहोगे, मेरी टेंशन मत लेना, मैं अब भगवान के पास जा रही हूँ। और उनकी डेथ हो जाती है। ये सब देख के बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है और मू चिन्याओ भी रो रही है और वो शाओ शैन को संभालती है। शाओ शैन को लेके ये यंजाओ और मू चिन्याओ घर आ जाते हैं। उन्हें देख के उसकी मॉम कहती है ये कौन है। तभी ये यंजाओ कहता है ये शाओलिन का बेटा है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये जिंदा कैसे हो सकता है। तो ये यंजाओ कहता है कि क्या आपको पता था। तभी वो कहती है मुझे क्या पता होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो ये यंजाओ कहता है कि मैं पता लगा लूंगा आपको पता था या नहीं, लेकिन अभी मुझे कुछ और काम है। और वो उस बच्चे को लेके ऊपर चला जाता है। हम देखते हैं ये यंजाओ की मॉम मिस्टर पिंक को मार रही है और कह रही है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने कहा था ना कि शाओलिन का अबॉर्शन करवा दो। तो वो कहता है सॉरी मैडम, मुझे लगा कि उसने अबॉर्शन करवा लिया है। हम दूसरी तरफ देखते हैं ये यंजाओ और मू चिन्याओ उसके बच्चे को लेके बैठे हुए। तभी वहाँ पे लूके आती है जो कहती है कि हेलो बेटा, मैं आपकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हूँ और बेटा मैं आपका ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ और मू चिन्याओ इसका ध्यान नहीं रख पाएगी। तभी ये यंजाओ कहता है तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली, और वैसे भी मैं इसे डिसाइड करूंगा कि इसका ध्यान किसे रखना है। और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि लूके इस बात का फायदा उठाती है और वो ऑफिस जाके उस लैपटॉप से उस वीडियो को अपने पेन ड्राइव में ले लेती है। हम देखते हैं कि मू चिन्याओ शाओ शैन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। तभी लूके वहाँ आती है और उस ब्रेकफास्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ शैन को खाना देने की, तुम एक मर्डरर हो, तुमने उसकी मॉम को मारा था। और वो वहाँ से चली जाती है और मू चिन्याओ रोने लग जाती है। तभी वहाँ पे शाओ शैन आता है और कहता है आंटी आपको किसने बुली किया, मुझे बताओ, मैं उसे
छोड़ूंगा नहीं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लूके को फोन आता है मिस्टर वैंग का, जो उसे बुलाते हैं मिलने के लिए। तभी वो गार्डन में मिलने के लिए गई है। पीछे से मिस्टर वैंग उसे पकड़ के गिराते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा भाई जेल में है और तुमने उसे बचाने की भी कोशिश नहीं की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। तो मिस्टर वैंग कहते हैं तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तभी वो कहती है हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगी। हम देखते हैं कि शाओ शैन सोया हुआ है और उसी के पास मू चिन्याओ बैठी हुई है। तभी वो उसे कहता है ये सो चुका है, चलो अब तुम भी रेस्ट कर लो। तो वो कहती है नहीं ये बहुत छोटा है, आज मैं इसी के पास रुकूंगी। तो ये यनजाओ कहता है अभी तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, चलो। और वो बहुत ज्यादा सैड है। तभी ये यनजाओ कहता है कि मुझे पता है तुमने शाओलिन को नहीं मारा है। तभी मू चिन्याओ कहते हैं कि मुझे पता है सब मेरी ही गलती है और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी मू चिन्याओ कहती है कि तुम्हें ऑफिस का काम है ना, तुम ऑफिस का काम कर लो, मैं कपड़े लेने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं शाओलिन के लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। तभी हम देखते हैं वो शॉपिंग करने गई है और ये यनजाओ को कॉल आता है कि हमने आपकी वाइफ को किडनैप कर लिया है, हमें 200 मिलियन चाहिए। और वो पैसे लेके वहाँ पे आ जाता है। तभी उसे फोन आता है कि इन पैसों को तुम इस डस्टबिन के ऊपर रख दो और वो उन पैसों को रख देता है। तभी वो किडनैपर उसे एड्रेस बता देता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो मू चिन्याओ को रस्सियों से बांध के रखा है। तभी वो चिल्लाती है चले जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, मेरे पास बॉम्ब भी लगा हुआ है और बॉम्ब एक्टिवेट हो गया। तभी ये यनजाओ कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी मू चिन्याओ कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैंने तुम्हारी बहन को मारा था ना, शायद यही मेरा पश्चाताप होगा। तभी वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो बॉम्ब को देखने लगता है। तभी वो ब्लू वायर काटने लगता है और काउंटडाउन वैसे भी 9, 8, 6, लेकिन जैसे ही ब्लू वायर कटती है तो बॉम्ब खराब हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम देखते हैं घर पे ये यनजाओ की मॉम बैठी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो सब आपस में बात कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि अरे वो कैसी लड़की है, उसने जिम्मेवारी ली है शाओ शैन की और वो अभी तक घर नहीं आई है। तभी ये यनजाओ मू चिन्याओ को लेके घर आ जाता है और वो घर पे बताते हैं कि मू चिन्या किडनैप हो गई थी और उसे मैं अभी लेके आया हूँ। ये सब सुन के लूके कहती है ठीक है, कम से कम ये ठीक तो है। तभी ये यनजाओ सबके सामने उसे फैमिली रिंग पहना देता है और उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आज तक इस रिंग को मैंने भी हाथ नहीं लगाया है, जो भी इस रिंग को पहनता है वो इस घर का मास्टर बन जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे मू चिन्याओ आ जाती है और मिस्टर पिंग वहीं पे खड़े हैं। तभी मिस्टर पिंग कहते हैं अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मू चिन्याओ तुम यहाँ से जा सकती हो। तो मू चिन्याओ कहते हैं मैं इस रिंग को वापस करने आई हूँ और मिस्टर पिंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी ये यनजाओ की मॉम कहती है इसका क्या मतलब है, मेरे बेटे को पता है। तो मू चिन्याओ कहती है नहीं, लेकिन मैं उसे बता दूंगी, आप इस रिंग को ले सकती हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं मू चिन्याओ अपने बेड पे लेटी हुई है। तभी उसके पास ये यनजाओ कहता है तुम रेस्ट करो, मुझे पता है आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम देखते हैं ये यनजाओ बाहर खड़ा है। तभी वहाँ पे उसकी आंटी आती है जो ये यनजाओ से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे मू चिन्याओ से मिलना है। तभी मू चिन्याओ भाग के बाहर आ जाती है जो कहती है आंटी इतने दिनों से आप कहाँ थी, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तभी ये यनजाओ कहता है कि मुझे मू चिन्याओ तुमसे कुछ बात करनी है प्लीज। तभी उसकी आंटी कहती है बेटा ये यनजाओ मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा था, इस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, मुझे माफ कर दो। तभी मू चिन्याओ कहती है कि आंटी प्लीज आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी ये यनजाओ कहता है कि तुम्हारे मॉम एंड डैड की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी, इसके पीछे कोई और कारण है। और हम देखते हैं कि वो उसे अंदर लाके पूरे एविडेंस दिखाता है कि उसके मॉम एंड डैड की डेथ के पीछे उसकी आंटी का हाथ है और उसकी आंटी ने सारा बिजनेस सब कुछ अपने नाम पे कर लिया है। तभी मू चिन्याओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है और उसकी आंखों में आंसू हैं और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी आंटी और वो इकलौती रिलेटिव बची है उसकी फैमिली की। और वो कहती है मुझे अभी यहाँ से जाना है, मुझे कुछ देर अकेला रहना है और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो नीचे बैठी है और वो सोच रही है। तभी वहाँ पे उसकी आंटी आ जाती है जो उसे कहती है मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहती थी, वैसे भी इस वर्ल्ड में तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है, सब
मेरी ही गलती है ना, तुम ये यंजाओ की बातों पे विश्वास मत करो, तुम मुझ पे विश्वास करो। तभी मू जिन्याओ कहती है ये यंजाओ ने शादी सिर्फ मुझे सफर करने के लिए की है। आपको पता है मेरी वजह से उसकी बहन की जान गई है, शाओलिन की जान गई है। मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट में हूँ, तभी मैं इस घर में रह रही हूँ। तभी वहाँ पे ये यंजाओ की मॉम और लूके आ जाती है। तो आंटी कहती है कि मुझे पता था ये यंजाओ ने तुम्हें इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि शाओलिन को तुमने मारा है। और ये सब ये यंजाओ की मॉम और लूके सुन लेते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है क्या ये सच है? और ये यंजाओ भी वहीं पे खड़ा है और उसकी मॉम मू जिन्याओ का गला दबाने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बेटी को कैसे मारा? और ये यंजाओ उसे छुड़वाता है और कहता है मुझे पता है इसने नहीं मारा है, मैं आपको सर्विलेंस कैमरास चेक करवा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो पड़ी है। जैसे ही वो अंदर जाता है और वो वीडियो ओपन करने लगता है लेकिन वीडियो ऑन नहीं हो पाती। तभी उसकी मॉम कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा था ना। तो लूके भी कहती है इसने शाओलिन को मारा, इसे तो मर जाना चाहिए। तो ये यंजाओ कहता है मैंने तो वो वीडियो सेव की थी, वो वीडियो कहाँ गई? हम देखते हैं कि ये यंजाओ की मॉम उसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है, जो कह रही है कि ये यंजाओ मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। और वो जाके मू जिन्याओ को थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुमने मेरी बेटी को मारा। और वो फिर से उसका गला दबाने लगती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो ये यंजाओ उसे उठा के ऊपर ले जाता है और वो उसी के पास बैठा है। तभी मू जिन्याओ की आंख खुलती है। तो ये यंजाओ उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने शाओलिन को नहीं मारा है। तो मू जिन्याओ कहती है मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पे उसकी आंटी आ जाती है जो उसे कहती है कि मैं मू जिन्याओ को घर लेके जाना चाहती हूँ। तो ये यंजाओ कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मुझे पता है तुम इसे घर क्यों ले जाना चाहती हो, क्योंकि मू फैमिली की ये एक लौती वारिस बची है और तुम इसे मारना चाहती हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हम देखते हैं तभी मू जिन्याओ कहती है कि आंटी आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे पता है शाओलिन को मैंने मारा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। और उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है। ये यंजाओ भी ऑफिस गया है। तभी हम देखते हैं मू जिन्याओ उसकी मॉम के पास जाके माफी मांगती है। तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी माफी से मेरी बेटी वापस आ जाएगी। तभी मामी कहती है मॉम प्लीज आप भाभी को मत मारिए, भाई ने कहा है ना कि भाभी की कोई गलती नहीं है। तभी वो उसके बाल खींच के उसे फोटो दिखाती है, देखो मेरी बेटी सिर्फ फोटो में ही रह गई है तुम्हारी वजह से, चलो मेरे साथ। और वो उसके दोनों हाथ गर्म पानी में डिप कर देती हैं जिन वजह से उसके हाथ जल जाते हैं। तभी मामी कहती है मॉम प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। और वो मू जिन्याओ को घर में बंद कर देती है और कहती है कोई इसे नहीं ओपन करेगा। और मामी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं लूके उस पेन ड्राइव को गार्डन में फेंक देती है और ये सब पीछे से शाओशेन देख रहा है। और शाओशेन चुपके से जाता है और उस पेन ड्राइव को उठा लेता है। हम देखते हैं कि मू जिन्याओ वॉशरूम में बंद है। तभी वहाँ पे मामी आती है जो उसे कहती है कि मू जिन्याओ उठो यहाँ से, चलो भाभी प्लीज उठो। और वो उसे उठा के रूम में ले जाती है। तभी वहाँ पे ये यंजाओ आ जाता है जो कहता है मुझे अपने हाथ दिखाओ। और वो नहीं दिखाती और वो जबरदस्ती उसके हाथ देखता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके हाथ पूरे जल चुके हैं। तभी वो कहता है मॉम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो अपनी मॉम से पूछने जाता है तो मू जिन्याओ उसे रोक लेती है और कहती है मुझे पता है ये सब मेरी ही गलती है। और वो जाके अपनी मॉम को कहता है मॉम मैंने आपको कहा था कि मू जिन्याओ की कोई गलती नहीं है, आपने फिर भी उसे सजा दी, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें शाओलिन का भाई कहलाने में शर्म नहीं आती, तुम्हें शाओलिन का बदला लेना चाहिए था, ना कि उसी की मर्डरर के साथ शादी करनी चाहिए थी। तो ये यंजाओ कहता है मॉम वो मर्डरर नहीं है, ये सब जियांग दाकियान का किया हुआ है, ना कि उसका। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम एक वास तोड़ देती है और वो वास का टुकड़ा लेके रूम में जाने लगती हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं शाओशेन ये यंजाओ को वही पेन ड्राइव देता है। तो वो पूछता है ये तुम्हारे पास कैसे आया? जैसे ही वो पेन ड्राइव को ओपन करता है उसमें वही वीडियो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये यंजाओ की मॉम मू जिन्याओ को उसी बांस के टुकड़े से हर्ट कर देती है पेट में और चिल्ला रही है कि इसी की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। हम देखते हैं मू जिन्याओ हॉस्पिटल में है और ये यंजाओ जाता है और अपनी मॉम से वो जेल में मिलता है और उन्हें कहता है कि मैंने आपको कहा था कि मू जिन्याओ ने कुछ भी नहीं किया है। और वो उसे उस वीडियो को दिखाता है जिसमें मू जिन्याओ बिल्कुल ही इनोसेंट है। और ये देख के फिर भी उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे उसे सजा तो देनी ही है। तभी वो कहता है कि मॉम आपको पहले सजा भुगतनी पड़ेगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मू जिन्याओ हॉस्पिटल में है। तभी उसकी आंटी वहाँ पे बैठी हुई है। तो वो कहती है कि ये यंजाओ तुम्हारी वजह से मू जिन्याओ की ये हालत हुई है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। तभी ये यंजाओ कहता है कि ऐसा कुछ
कुछ नहीं होने वाला, ये मेरी वाइफ है और वैसे भी आपका पूरा सच अब मेरी वाइफ को पता चल चुका है और हाँ, आपके सारे सबूत मैं पुलिस स्टेशन में दे के आया हूँ और आपके पूरे ब्लैक बिजनेस का भी पुलिस को पता चल चुका है। ये सुन के उसकी आंटी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी मुँह चिनियाओ भी ये सब सुन रही है और वो अपनी आंटी का हाथ पकड़ती है और कहती है आंटी ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उसका हाथ झटकती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है क्योंकि मुझे पूरी फैमिली का पैसा चाहिए था। पैसे के बिना आजकल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि वो उसे घर ले आता है और वो उसे टेबल पे बिठा के इस वीडियो को दिखाता है और कहता है कि देखो, इस वीडियो में सब कुछ साफ है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। ये सब देख के मुँह चिनियाओ कहती है कि क्या फिर भी तुम मुझे टॉर्चर कर रहे थे, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और वो वहाँ से दुखी होके चली जाती है। शाओशेन बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, ना वो दवाई खा रहा है ना वो खाना खा रहा है। तभी मामी कहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो शाओशेन की तबीयत खराब हो जाएगी। तभी शाओशेन कहता है आंटी को बुलाओ, मुझे आंटी के हाथों से ही खाना है। ये यंजाओ कॉल करने लगता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मुँह चिनियाओ आ जाती है जो शाओशेन को खाना भी खिलाती है और दवाई भी, और शाओशेन उसे देख के बहुत ज्यादा खुश है। तभी शाओशेन कहता है कि आंटी जब तक आप यहाँ रहेंगी तब तक मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। और मुँह चिनियाओ उसके गले में लॉकेट पहना देती है और कहती है ये तुम्हारी मॉम का है, इससे तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हम देखते हैं तभी ये यंजाओ मुँह चिनियाओ को कहता है कि प्लीज यहाँ रुक जाओ, कम से कम शाओशेन की हालत जब तक ठीक ना हो जाए। तभी वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता था, सब मेरी ही गलती है। तभी वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उन दोनों को देख के लूके फिर से मिस्टर वैंग को कॉल करती है। हम देखते हैं ये यंजाओ और मुँह चिनियाओ शाओशेन को लेके अम्यूजमेंट पार्क आए हैं। शाओशेन बहुत ज्यादा खुश है। तभी ये यंजाओ कहता है कि मुँह चिनियाओ हम सब कुछ खत्म करने के बाद फ्रेंड से शुरुआत करें, तो वो भी मान जाती है। तभी उसे कॉल आता है तो ये यंजाओ कहता है कि मुझे ऑफिस का काम है। तो मुँह चिनियाओ कहती है कि हाँ तुम जाओ। हम देखते हैं कि मुँह चिनियाओ शाओशेन के पास जाके कहती है कि बेटा बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आई। जैसे ही वो आइसक्रीम लेने चाहती है पीछे से उसे कोई किडनैप कर लेता है। हम देखते हैं ये यंजाओ और मुँह चिनियाओ कार में है। तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वैंग ने शाओशेन को किडनैप कर लिया है। हम देखते हैं उसने उसके गले में चाकू रखा है और ये यंजाओ और मुँह चिनियाओ वहीं पे खड़े हैं। तभी मुँह चिनियाओ कहती है कि मुझे ले लो लेकिन शाओशेन को छोड़ दो। तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम आराम आराम से आगे आओ। जैसे ही वो आगे जाने लगती है तो ये यंजाओ मिस्टर वैंग को मार देता है, जिससे मुँह चिनियाओ भी बच जाती है और शाओशेन भी बच जाता है। लेकिन मुँह चिनियाओ का सिर दीवार से टकराता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। तभी वो अपनी आंटी के पास जाके कहती है कि आपने मेरे मॉम एंड डैड को कैसे हर्ट किया, मुझे सब कुछ याद आ गया है। अब आप अपनी फाइनल जर्नी अपनी जेल में बिताएंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो ये यंजाओ के साथ घर वापस आती है। तभी मिस्टर पिंग कहते हैं प्लीज अब तो मैडम को छुड़वा दीजिए। तो ये यंजाओ कहता है ठीक है, आपकी मैडम बाहर आ जाएंगी लेकिन वो आज के बाद इस विला में नहीं रुकेंगी। और वो मुँह चिनियाओ को लेके अंदर चला जाता है। मुँह चिनियाओ बहुत ज्यादा खुश है और वो ये यंजाओ की तरफ देख रही है। तभी वो उससे कहता है कि आज के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। वो कहता है आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और वो उसे गले से लगा लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।